नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे महिला सशक्तिकरण सम्मेलन की। मध्य प्रदेश देश के हृदय स्थल में बसा एक ऐसा राज्य है जिसने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आज पूरे देश में एक नई मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने स्व सहायता समूह को महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बनाया है। स्व सहायता समूह न केवल ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उनकी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। पिछले कुछ समय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश ने कई उपलब्धियों को हासिल किया है। सरकार की अनेक नीतियां और योजनाएं महिलाओं के उत्थान में सहायक सिद्ध हो रही हैं। अतीत की विरासत में देवी अहिल्याबाई का शासन सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी महिला सशक्तिकरण को दृढ़ संकल्पित कर रहे हैं। और यही वजह है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में होने वाला कल का भव्य आयोजन अब मध्य प्रदेश की धरती पर एक नया इतिहास रचेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि महिला सशक्तिकरण सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। करीब 2 लाख महिला उद्यमी, स्व सहायता समूह, लाडली बहनें आयोजन की साक्षी बनेंगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को लेकर लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता महिलाओं को सशक्त बनाना है। राज्य में चलाई जा रही योजनाओं का असर अब जमीनी स्तर पर दिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31 मई को हो रहे महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के लिए भोपाल आगमन हमारी बहनों के सशक्तिकरण और राष्ट्रहित सर्वोपरि के भाव को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री के लोकमाता देवी अहिल्याबाई की त्रिशताब्दी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश आगमन के लोकमाता के सामाजिक प्रकल्पों की गूंज भी अब देश विदेश में पहुंचेगी। तो अब मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अब एक कदम आगे बढ़कर काम कर रही है और इसका असर अब मध्य प्रदेश में दिखाई भी देने लगा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये पूरे प्रदेश और देश में संदेश है। महारानी अहिल्याबाई के सुशासन की उत्कृष्ट जो मिसाल थी, जो उदाहरण था, उसका पुनः संकल्प लेते हुए हमारी सरकार ने बीते साल और अगले साल अहिल्या जी के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम करते हुए शासन के उनके बताए मार्ग पर सांस्कृतिक धारा हो, रोजगार के साधन हो, सुशासन के उन्नत तरीके हो, प्रत्येक तरीके से अहिल्या शासन को पुनर्जीवित करने का और विरासत से विकास का जो संकल्प हमारा है, हमारे महापुरुषों के बताए मार्ग पर शासन सभी प्रकार के विकास की अवधारणाओं पर काम करे। खास करके बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बहनों की जिंदगी में सभी प्रकार की सुख सुविधा के साथ साथ वो स्वयं अपना जीवन स्वावलंबी तरीके से जिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आयोजन से लगा करके अगले साल भी पूरे वर्ष जब अहिल्या जयंती का 300 वर्ष मनाया जाएगा, सरकार वो सारे काम करेगी जिनके माध्यम से अहिल्या माता के जीवन के वो पक्ष जिनसे हम सबको सीखने को मिलता है, शासन को नई राह मिलती है, वो सब हम लागू। तो महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आगाज होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर अब व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं, उसके बाद परिचर्चा शुरू करेंगे। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से मंजरी जैन हमारे साथ हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और नूतन गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल दीप्ति श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीप्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर वुमेन्स एडवाइजर डॉक्टर रंजना मिश्रा हमारे साथ हैं। रंजना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस परिचर्चा की शुरुआत दीप्ति जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे देश की महिलाओं ने शौर्य पराक्रम दिखाया। मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में भी आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, सरकार खुद मानती है। और अब सरकार जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रही है, ये हालांकि बहुत अच्छा कदम भी है और इसको व्यापक स्तर पर चलाया जाना चाहिए पूरे देश में। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, तो इसको किस तरीके से आप देखती हैं? मध्य प्रदेश की सरकार जो एक काम कर रही है, इसको कैसे देखती हैं आप? निस्संदेह ये अपने आप में इतना प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए
यहाँ कहने के लिए हमारे पास उदाहरण है। हमारी संस्कृति में हमेशा यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता होता था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ कुछ चीज़ें हमारी किताबों में बंद थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण के उदाहरण प्रस्तुत किए, महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से या स्वावलंबी बनाकर जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये निसंदेह ऐसे कार्य हैं जिनकी वर्षों से आवश्यकता थी। निसंदेह अब हमारे यहाँ कोई महिला किसी भी पुरुष से कम नहीं रहेगी, पीछे नहीं रहेगी। पहले भी गरिमा उनकी बहुत सम्मानित थी, लेकिन अब ये गरिमा निश्चित रूप से साक्षात रूप में साकार होती हुई नजर आ रही है। ये इस प्रकार का इतिहास रचा गया है कि जिसमें महिला पीछे कदम लेने की जगह आगे ही बढ़ती जाएंगी। एक शिक्षाविद होने के नाते यही योजनाएं जो स्वावलंबन की हैं, स्व हेल्प ग्रुप की हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की तमाम योजनाओं को देखकर हम लोगों ने भी प्रेरित होकर बहुत सारी अपने स्तर पर भी इस प्रकार की योजनाओं को लागू किया है। और महाविद्यालय में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें हम अपने कार्य छात्राओं के माध्यम से कराते हैं। वे अपने टेक्सटाइल को विभाग के माध्यम से अपनी ड्रेस बनाती हैं, वे कॉपियाँ जो कि परीक्षाओं में यूज़ होती हैं वो बनाती हैं, और इस प्रकार स्वावलंबन का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ठीक है दीप्ति जी, देखिए ये बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक शिक्षिका होने के नाते मैं आपसे एक बात और समझना चाहूँगा। सरकार प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास करती भी रही है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाने में, उन्हें बल देने में सबसे बड़ा योगदान क्या समाज का हो सकता है? क्या इस ओर समाज को सोचने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल, निसंदेह तौर पे जिस तरीके से लोक माता देवी अहिल्याबाई का उदाहरण हमारे सामने है, उनकी जयंती को सेलिब्रेट करना एक सैद्धांतिक बात नहीं है, बल्कि उसको व्यवहारिक जगत में लाया। इतने पुराने वर्षों में भी बिना किसी अधिकारों के भी, जबकि हमारा अब देश स्वतंत्र है, अब तो हमें और ज़्यादा सशक्त होना है महिलाओं को। उन ऐसी लोक माता देवी अहिल्याबाई का जो हम लोगों ने उदाहरण देखा है, वह निसंदेह रूप से ये उदाहरण है। और माननीय मुख्यमंत्री जब ये वाली सारे सराहनीय कदम जो हमारे सामने रख रहे हैं और जो कदम उठाकर उन्होंने बताया है कि हमें क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं, समाज के लिए निसंदेह रूप से एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इस प्रेरणा के माध्यम से समाज को ये सीखना चाहिए कि हमें इन उदाहरणों को अपने जीवन में उतारना है और प्रत्येक महिलाओं को हमें ऐसा सहयोगात्मक वातावरण उपलब्ध कराना है जिससे वो सशक्त हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मैं रंजना जी की ओर बढ़ता हूँ। रंजना जी, नूतन कॉलेज की प्रिंसिपल दीप्ति जी को आप सुन रही थी, बहुत बड़ी अच्छी बात कर रही थी वो। आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, महिलाएं अब कहीं से कहीं तक कमतर नहीं है, चाहे प्लेन उड़ाने से लेकर ट्रेन चलाने तक हो या फिर व्यवसाय करने से लेकर घर चलाने तक हो, हर चीज़ में महिलाएं पुरुषों से कंधा लड़ाकर आगे चल रही हैं और साथ दे रही हैं बाकायदा, समाज में भी और चाहे जिस भी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो। सरकार ये जो महिला सशक्तिकरण को लेकर एक व्यापक स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, इसका असर आप मध्य प्रदेश में कैसे देखती हैं? धन्यवाद, आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड में मैं सलाहकार के रूप में महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना को लीड कर रही हूँ। और इस परियोजना का जो पूरा का पूरा विजन है वो ये महिला सशक्तिकरण ही है। महिलाओं को हम एम्पावर करते हैं, सशक्त करते हैं, ना सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से, बल्कि हर तरह से उसको इस तरह से हम एम्पावर करते हैं कि वो किसी भी विषम से विषम परिस्थिति को भी फेस करने के लिए रेडी रहे। ये हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका पूरा उद्देश्य यही है कि महिला किसी भी क्षेत्र में अपना अलग वर्चस्व और अपना अलग मुकाम बनाने के लिए सक्षम है। इस बात को हम अपने 45 से लेके 50 जॉब रोल्स जो हम पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं को, जो कि पहले से पुरुषों द्वारा लीड किए जाते थे, उन सभी क्षेत्रों में हम महिलाओं की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एज ए होटल सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, चाहे वो ई रिक्शा के माध्यम से हो, सोविनियर के माध्यम, टूर ट्रेवल गाइड्स, टूर ऑपरेटर्स और जितने भी जॉब रोल्स जो पहले की सिर्फ
पुरुषों द्वारा पुरुष प्रधान कहे जाते थे, उन सभी में हमारी जो सरकार है वो महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग करवा रही है। इन पूरी योजनाओं के माध्यम से हम महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें महिलाओं को ना सिर्फ हम शारीरिक रूप से एम्पावर्ड करते हैं, चाहे वो जूडो कराटे हो, मार्शल आर्ट हो, किसी भी तरह का कोई फिजिकल उनको स्किल सिखाते हैं, ताकि वो कोई अप्रिय स्थिति का सामना करने के वक्त शारीरिक रूप से भी सक्षम हो, और एक 45 किलो की लड़की भी 80 केजी 80 किलो के आदमी को पटकनी दे सके। तो इस तरह हम उनको आत्मरक्षा प्रशिक्षण से ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से उनको सुदृढ़ बनाते हैं कि उनमें ये कॉन्फिडेंस आ सके कि हम कुछ भी किसी भी तरह की परिस्थिति को सामना करने की हमारे अंदर इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति और संकल्प है। तो इस तरह से हम एक तरह से उनको इस मानसिक और शारीरिक रूप से, और दूसरी तरफ हम उनको आत्म कौशल प्रशिक्षण भी सिखाते हैं, जिसमें हम उनको कोई ना कोई किसी न किसी कौशल में प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, लोकल सोविनियर हो, हाउस कीपिंग हो, होटल सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, ताकि वो आजीविका से जुड़ सके, जीवन में उनका हाथ हमेशा देने वाली स्थिति में हो, मांगने वाली स्थिति में नहीं। इस सस्टेनेबल मॉडल को लेके हम ये महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना चला रहे हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। और हम आपको बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि अभी तक हम 40,000 महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण में ट्रेन कर चुके हैं और 10,000 महिलाओं को किसी कौशल में प्रशिक्षित कर चुके हैं। और हमारे आज तक 7,000 के करीब महिलाओं को हम स्वरोजगार या रोजगार के माध्यम से आजीविका से जोड़ चुके हैं। अच्छा रंजना जी, ये जो स्कीम है क्या शहरी क्षेत्र की महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए अलग है? ये हमारा पूरे 34 जिलों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र, दोनों महिलाओं के लिए है। और ग्रामीण महिलाओं के लिए हम अब 34 जिले, जो कि हमारे 50 डेस्टिनेशंस पे ये अभी के रूप में चल रही है, जिसमें हमारा पचमढ़ी, पेश, तवा, मढ़ई, उज्जैन, देवास, सतना, मुकुंदपुर, ऐसे 50 डेस्टिनेशन है जो कि 20 क्लस्टर्स में डिवाइड है। वहां पर ये योजना चल रही है। आपने जो प्रश्न पूछा उसके लिए मैं बहुत ही आपको सटीक जवाब दूंगी। हमारी शहरी क्षेत्र की ज्यादातर महिलाएं इस परियोजना से जुड़ी हैं, लेकिन जो हमारी ग्रामीण महिला है उसके लिए हम रूरल होम स्टे, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अंतर्गत, उसमें हम महिला को नए रोजगार के अवसर उसके लिए होम स्टे के माध्यम से सृजित कर रहे हैं, जहां पर वो एक होम स्टे ओनर बन जाती है अपना। उसमें हम उनको 40% सब्सिडी 2 लाख के करीब एमपी टूरिज्म बोर्ड से उनको मिलती है। शेष राशि वो स्वयं लगाते हैं और उसके बाद वो होम स्टे का निर्माण करते हैं, जहां पर होम स्टे की वो ओनर अधिकतर हम प्रेफर करते हैं कि वो महिला ही हो, और विलेज लाइफ एक्सपीरियंस के माध्यम से, चाहे वो वहां पर साइट सीन दिखाना हो, ग्रामीण पर्यटन से उनका परिचय करवाना हो, जो कि हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, जो कि भारत की और हमारे प्रदेश की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारा ग्रामीण जनजीवन है, उसके बारे में जानने को वो बहुत उत्सुक होते हैं। उन टूरिस्ट को भी इन ग्रामीण महिलाओं को द्वारा पूरा विलेज लाइफ एक्सपीरियंस किया जाता है। तो आपको विश्वास होगा कि अभी तक हम 100 के करीब होम स्टे खोल चुके हैं, और जिनमें से हमारी अधिकतर में महिला जो है वो इस होम स्टे की ओनर है। और जो महिला उसके पहले आर्थिक रूप से बिल्कुल भी सुदृढ़ नहीं थी, जिसके जेब में कुछ भी पैसा नहीं आता था, वो प्रत्येक महिला आज 10,000 से लेके 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रही है। और ये ग्रामीण महिला के लिए बहुत ही बड़ा नया रोजगार का अवसर सृजित किया गया है हमारे पर्यटन विभाग की तरफ से। तो इस तरह विमेन एम्पावरमेंट में, महिला सशक्तिकरण में जो हम कहते हैं, हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हमने अब ऐसे रोल मॉडल्स प्रस्तुत किए हैं। हमारे पास कम से कम 50 से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगी। और इसे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर रंजना जी देखा जा सकता है। वापस से आऊंगा आपके पास, मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मंजरी जी सुन पा रही हैं? मंजरी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। नमस्कार जी, नमस्कार मंजरी जी। मंजरी जी, देखिए बाकी के पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी तारीफ कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक सम्मेलन आयोजित कर रही, बहुत अच्छी पहल है। और शहरी क्षेत्र की महिलाएं हों या फिर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों, हर महिलाओं के लिए सरकार जो है वो प्रयासरत है, आगे बढ़कर काम कर रही है, रोल मॉडल बनाए जा रहे हैं। किस तरीके से सरकार और आगे काम करने वाली है और सरकार का रोडमैप क्या होगा महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए मंजरी जी। देखिए, सबसे पहले तो देवी अहिल्याबाई को मैं शत नमन करती हूँ। जिस तरह से उनके शासनकाल में सुशासन और महिला सशक्तिकरण को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई। इसके अलावा भी
सभी वर्गों को उन्होंने अहमियत दी, उनके सुशासन काल को। आज हम मध्य प्रदेश के शासन में हम देख रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए, सामाजिक समानता के लिए, राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, हर तरह से महिलाओं को सशक्त करने की जो है अहम पहल करती हुई। और हम देखते हैं कि कई ऐसी योजना है जिनको महिला सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित हुई है। इतिहास में कुछ नाम केवल समय की पंक्तियों में दर्ज नहीं होते हैं, वे जनमानस में श्रद्धा बनकर बस जाते हैं। जैसे कि अहिल्याबाई होलकर ऐसा ही एक नाम है जो न्याय, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। और सौभाग्य की बात यह है कि उनकी कर्मभूमि, उनकी राजधानी, उनका सपना महेश्वर आज हमारे मध्य प्रदेश का गौरव है। और इन सबको लेकर ही मध्य प्रदेश की सरकार ने एक योजना बनाई है कि कैसे उनकी विरासत को संजोए और आगे बढ़ाए, सतत इसके प्रति जो है प्रयास कर रही है। तो अगर हम बात करें राजधानी महेश्वर की, तो न केवल उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया, वहाँ की साड़ियाँ, वहाँ के जो कला है, वहाँ जो किला है, वो सब जो है वो विश्व में उसको एक पहचान दिलाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। वहाँ की जो महिला समूह है वो सब उसमें मिलकर काम कर रहे हैं। सबको आर्थिक रूप से जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो लगातार उनको सशक्त कर रही है। हम किसी भी व्यक्ति की जब विकास की बात करते हैं, उसके सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उसके 4 स्तंभ होते हैं कि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। अगर हम देखें तो चारों तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश की सरकार निभा रही है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो और चाहे वो सामाजिक या शैक्षणिक रूप से। तो अगर हम देखें तो बेटियों को शिक्षित करने के लिए लगातार हमारी दोनों सरकारें काम कर रही, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। पीएम आवास में आज महिलाओं के नाम से रजिस्ट्रियां हो रही है, रजिस्ट्री में जो है वो खर्च कम कर दिया उसकी। तो ऐसे करके अगर हम देखते हैं तो हर तरीके से हमने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं तो राजनीतिक रूप से भी नीति निर्धारण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, आज देश को चलाने के लिए जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है नारी सशक्तिकरण बिल लाकर, तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा कोई निर्णय हो नहीं सकता। और हर समुदाय की महिलाओं के लिए, चाहे वो हमारी मुस्लिम समाज की बहनें हो, 3 तलाक जैसा जो उनके ऊपर एक कहना चाहिए अत्याचार था, उसको दूर करने के लिए कानून लाना, ऐसे करके अगर हम देखते हैं तो हर वर्ग की महिलाओं के उत्थान के लिए, चूंकि आज महिलाओं के ऊपर ही डिबेट है तो महिलाओं से संबंधित सारी बातें कह रही हूँ, लेकिन हर वर्ग को सशक्त करने का काम जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रानी अहिल्याबाई होलकर और मंजरी जी देखिए, सरकार तो कर रही है लेकिन इसमें समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, और समाज भी जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आगे आ रहा है और समाज भी समझ रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाना कितना ज्यादा जरूरी है, इसमें समाज की भी भूमिका है। ठीक है, आऊंगा मंजरी जी वापस से आपके पास। दीप्ति जी का मैं रुख करता हूँ। नारी सशक्त नहीं होगी तो हम किसी भी सशक्त समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अगर नारी सशक्त होती है तो घर भी सशक्त होता है, समाज भी सशक्त होता है, देश भी सशक्त होता है। बिल्कुल, जिस तरह से बिल्कुल मंजरी जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। चलिए ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, दीप्ति जी का मैं रुक कर लेता हूँ। दीप्ति जी, बहुत अच्छी बात मंजरी जी कर रही थी, महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर क्षेत्र में जरूरी है। आपसे मैं समझना चाहूंगा, नूतन गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हैं आप, लंबे वक्त से शिक्षिका रही हुई हैं, कई सारी बच्चियों को आपने शिक्षा दी है, कई बार बच्चियों से, छात्राओं से जुड़ी हुई समस्याएं भी आप तक पहुंचती होंगी, सामाजिक समस्याएं भी आप तक पहुंचती होंगी महिलाओं से जुड़ी हुई। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक तौर पर सशक्त सरकार बना रही है, राजनीतिक तौर पर भी, शैक्षणिक तौर पर भी मध्य प्रदेश की जो छात्राएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो सशक्त बन रही हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है आपके हिसाब से जहां पर महिलाओं को सशक्त बनाना पहली प्राथमिकता सरकार, समाज, मेरी और आपकी होनी चाहिए? देखिए, सदियों पुरानी जो मानसिकता थी उस पर हमारी संस्कृति के बचाव को करते हुए आज ये हो रहा है, कुछ जो मुझे खास मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ विचार, कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रगति की दौड़ में हमारा परिवार और कुटुंब वो कहीं पीछे रह जाए। तो सशक्त बहुत हो रही हैं। लोकमाता अहिल्याबाई ने जिस तरीके से परिवार के साथ प्रशासन करते हुए सब चीजें सारे कार्यों को संतुलित रूप में किया, वही शिक्षा हम लोग देने की कोशिश आज कर रहे हैं। नूतन कॉलेज में
विवाह एवं परिवार काउंसलिंग सेल भी बनाया गया है और काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रहा है। यहाँ जो छात्राएं हैं उन्हें अगर कोई मनोवैज्ञानिक समस्या अगर आती है, देखिए समाज का हर सदस्य सहयोग कर रहा हो ऐसा है, लेकिन कभी कभी व्यवहारिक तौर पे कुछ समस्याएं आती हैं जिन्हें दूर करने की मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक परामर्शदाता और सुलहकर्ता इस बात को समझाते हैं और उन्हें आगाह करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जैसा कि हमारी टूरिस्ट एडवाइज़र ने भी बताया, मिस जैन ने, कि हम महिलाओं को आत्मरक्षा भी सिखाते हैं, उसी तरीके से हम एडवोकेसी भी सिखाते हैं और एक संतुलित रास्ता भी बताते हैं कि किस तरीके से समाज का संतुलन न बिगाड़ते हुए वे सशक्त रह सकती हैं। तो हमें लगता है शिक्षाविद होने के नाते शिक्षा के साथ साथ हम ये शिक्षा देते हैं कि हमें ऐसे संस्कारों को और ऐसी शिक्षा को अपने आप के अंदर समाहित करना है जिसमें उनका व्यक्तिगत विकास तो हो, लेकिन कहीं भी परिवार का विघटन ना हो, कहीं भी बच्चों का विकास ना रुके या कहीं हमारे समाज की जो परंपराएं हैं वो पिछड़ ना जाए। तो इस तरीके से सारी चीज़ों के लिए मैं जब देखती हूँ लोकमाता अहिल्याबाई की तरफ, तो हमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिखाई देता है लोकमाता अहिल्याबाई के आदर्शों का, जिन्होंने घर, परिवार और साथ में स्त्री सुलभ अपना नारीत्व भी संभाल के रखा और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अच्छे प्रशासक की भूमिका भी निभाई। उसी चीज को हम लोगों ने कुछ पेपर्स में पाठ्यक्रम में भी समाहित करने की कोशिश की है। पाठ्यक्रम में ये लोकमाता अहिल्याबाई के ऊपर हम लोग शोध करवा रहे हैं और साथ ही छात्राओं को कुछ इंटर्नशिप लाइब्रेरी वर्क देने की कोशिश करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को वो सीखें। बहुत अच्छी बात कही दीप्ति जी आपने, और एक बात बहुत स्पष्ट आपने भी कही और ये बात कहा भी जाती है कि जो बच्चा होता है उसकी पहली शिक्षिका उसकी माँ ही होती है। पहला ज्ञान दुनियादारी के बारे में पहली जो शिक्षा होती है वो माँ ही देती है और माँ को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब सरकार जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, एक सराहनीय पहल है ही, लेकिन इसमें महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ समाज की भागीदारी भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंजरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और रंजना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ परिचर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण सम्मेलन सरकार आयोजित करने वाली है और मध्य प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अब सरकार कदम आगे बढ़ा रही है और सरकार कदम आगे बढ़ा रही है तो महिलाओं का सहयोग भी सरकार को मिल रहा है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।